वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। हम लूसेंट पढ़ रहे हैं और लूसेंट का ये तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर हो चुके हैं और 2 लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। 2 लेक्चरों में हमने पढ़ा क्या क्या है वो आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने उन 2 लेक्चरों में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखे हैं और स्रोतों में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो धर्म ग्रंथ आते हैं। धर्म ग्रंथों में चारों वेद आ जाएंगे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। चारों वेद कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इसके अलावा हमने ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने वेदांग और सूत्र क्या होते हैं ये देख लिए हैं। पुराणों के बारे में देख लिया है और इसके अलावा हमने बौद्ध जैन साहित्य के बारे में देख लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखकों में सबसे पहले किसका नाम आता है? फाहियान का नाम आता है। और ये किसके टाइम में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इनके विवरण में क्या है? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और ये कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। इसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन है? संगविन है। ये 518 में भारत आए थे। फिर आ जाते हैं हेनसांग। हेनसांग जो है वो किसके टाइम में भारत आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और इन्होंने क्या किया? हेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। तो हेनसांग ने कब प्रस्थान किया था चीन से भारत के लिए? 629 में किया था। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये कहाँ पहुँचे थे? भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे थे। भारत में इन्होंने 15 वर्षों तक ठहरकर यानी कि 645 में चीन लौट गए थे। ओके, इज दैट क्लियर? इसके अलावा आता है बिहार में नालंदा जिले में स्थित कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय है। यहाँ इन्होंने अध्ययन किया। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए ये आए थे बेसिकली। इनका भ्रमण वृत्तांत जो है वो क्या है? नाम क्या है? सीयूकी नाम से फेमस है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है हमें। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध का राजा था वो क्या था? शूद्र था। कौन शूद्र था? सिंध का राजा। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। हो गया हेनसांग के बारे में। तो हेनसांग के बारे में क्या याद रखेंगे? मेनली 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक, किसके टाइम में आया, और दूसरा क्या है, बुक कौन सी है इसकी। तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आया, बुक है सीयू की। और टोटल कितने वर्ष रहा? 15 वर्षों तक रहा। किसके बारे में बताएगा? जब हर्ष के टाइम में ही आया है तो हर्ष के बारे में ही बताएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेनसांग के अध्ययन के समय में, जिस टाइम हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उस टाइम कौन कुलपति था? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? ये बौद्ध दर्शन के लिए फेमस था। अब आता है नेक्स्ट इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में हम देखें तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में किस किस का वर्णन किया है? एक नालंदा विश्वविद्यालय का, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ये 2 विश्वविद्यालयों का इसने वर्णन किया है। अब भारत आया था तो अपने समय के भारत के बारे में तो वर्णन करेगा ही, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है ये। इत्सिंग में 2 चीज़ें याद रखिए, एक 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसने बताया। अब हम देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखकों में सबसे पहले नाम आता है अलबरूनी का। अलबरूनी जो है वो किसके साथ आया था भारत? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव, जो आधुनिक क्या है, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसको ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस ने एक बार मैच कराने के लिए अभी 23 में या 22 में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसमें मैच कराने के लिए ये आधुनिक नाम और प्राचीन नाम पूछे गए थे। तो ख्वारिज्म या खीव ये किसको कहा जाता है? आज का तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है।
ठीक है। अरबी में लिखी गई इसकी कृति क्या है, कौन सी बुक है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी वर्जन क्या है, हिंदी का नाम क्या बोलते हैं उसे, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बेसिकली दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया, दूसरा इसकी बुक है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। दूसरा है सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख्वारिज्म या खीव, ये किसको कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, इन सभी के बारे में अध्यायों में ये विभाजित है। ठीक है, इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर भी सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो बात करें सिर्फ अलबरूनी की, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट निकला आपका, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट निकली। एक, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, दूसरा क्या है, बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, और तीसरी चीज़ ख्वारिज्म या खीव, किसको कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान को। ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हुई इसकी। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अगर हम देखें तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या है, रहला है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, इसका बुक क्या है, इब्न बतूता की बुक रहला है। अब 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियाँ ये देता है। नेक्स्ट क्या है कि 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, इसको छोड़ दीजिए, रहला याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, 1333 से में जब ये दिल्ली पहुंचा तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर किसने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या नियुक्त किया, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता के बारे में आपको 2 चीज़ें मिली, एक रहला और दूसरा 1333 में ये दिल्ली पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया। आप पहले टिक मत लगाया करिए, हम एक रीडिंग मार लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनको आप टिक मार लीजिए और एग्जैक्टली उनको रट्टा मान लीजिए। इससे आगे आपको इससे ज़्यादा लूसेंट में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको क्लियरली पूरी लूसेंट कवर करवा दूंगी और क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगी। तो आप पहले टिक मत मारिए, पहले टिक मारेंगे तो सारी रीडिंग करने के चक्कर में सारी पॉइंट्स पे आप टिक लगा देंगे तो वो कोई वर्थ इट नहीं रह जाएगा। तो आप जब दोबारा मैं बताती हूँ आपको कि पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको आप टिक लगा लीजिए और उनको रट लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम अन्य लेखकों के बारे में। अन्य लेखकों में सबसे पहले नाम आता है तारानाथ का। तारानाथ देख लीजिए, नाम से ही है, तिब्बती लेखक हैं और इनके धर्म ग्रंथ क्या है, कंग्यूर और तंग्यूर। ये इनके नॉट धर्म ग्रंथ नहीं है, इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो क्या है, कांग्यूर या तंग्यूर है। 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब भारत के बारे में लिखा है तो भारतीय इतिहास के बारे में तो इससे जानकारी मिलेगी। नाम याद रखिए, तारानाथ तिब्बती लेखक हैं और कांग्यूर और तंग्यूर इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो मार्को पोलो बेसिकली कहाँ आए थे, पांड्य देश में आए थे। और जब पांड्य देश में आए थे तो विवरण भी कहाँ का होगा, पांड्य का ही इतिहास इसमें मिलेगा हमें। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी और पांड्य, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से जो मिलने वाली जानकारी है वो क्या होगी, जैसे खुदाई से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनसे क्या जानकारी है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनसे हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो है। तो पुरातत्व संबंधी क्या स्रोत है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। अब अगर हम नाम मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई टफ करने पे उतारू हो जाए तब ये पूछ सकता है कि भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित कौन कौन थे, तब नाम एक
रीडिंग मार लीजिए नाम, ताकि दिमाग में रहेंगे। आप जब क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा वो। क्या क्या नाम है? अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट। ये 5 नाम याद रख लीजिए। ठीक, इन लोगों ने क्या किया? भट्टी प्रोलू, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। ठीक है, तो 5 नाम कौन कौन से हो गए? अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वॉल्टर इलियट। ये 5 नाम है। नेक्स्ट क्या आता है? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख वोगजकोई मतलब एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विन कुमार के नाम मिलते हैं। तो वैदिक देवता से संबंधित जो पहला अभिलेख है वो कौन सा है? वोगजकोई। कौन सा आ जाएगा? वोगजकोई होगा। और ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य भारत में भागवत धर्म, यानी कि भागवत धर्म ही क्या है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, इनका है बेसनगर यानी कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ। तो बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ किसका है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। और इसी से हमें मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट आता है आपका, सर्वप्रथम अगर हम बात करें दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सौगौरा अभिलेख होगा। इसमें बस इतना याद रखिए, सौगौरा अभिलेख किससे संबंधित है? दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी इसमें क्या लिखा है? संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। नॉर्मल है, जब दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी दे रहा है तो संकट काल तो होगा ही ना, तभी खाद्यान्न का वितरण होगा। तो इसको भूल जाइए, बस 2 चीज़ें याद रखिए, दुर्भिक्ष की जानकारी, सौगौरा अभिलेख, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। तो सबसे पहले हूण की आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ये एरड़ अभिलेख से मिलता है। और एरड़ अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। नेक्स्ट आता है आपका, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो किस वंश के राजाओं का जो इतिहास है वो टोटली उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो वो है आपके सातवाहन राजा। और रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल कौन सा? बुरजोम। तो बुरजोम कहाँ है? कश्मीर में है। बुरजोम याद रखिए, कश्मीर में है। यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है। तो बुरजोम पहली चीज़ ध्यान रखिए, कश्मीर में है। दूसरा क्या है? यहाँ गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्यों के साथ उसके साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। नेक्स्ट आता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल किसको कहते हैं? देख लीजिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुएं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। और इसी को साहित्य में कारशापड़ कहा गया है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मैं आपको क्लियर बता दूंगी, ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। और इसी को साहित्य में कारशापड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया है। तो सबसे पहले अगर सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत करी तो वो किन शासकों ने की है? यवन शासकों ने की है। अब हम देखते हैं अभिलेख, जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, ये पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि ये तिथि रहित अभिलेख है। दूसरा किस शासक का है? ये कलिंग राज खारवेल का है। तो इसमें क्या हुआ? 3 चीज़ें मिली हमें, हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है और खारवेल का है।
नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ये किसका है? रुद्रदामन का है। फिर है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रयाग स्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का है। ऐहोल के बाद आता है आपका मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर हो गया। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, एक जूनागढ़ अभिलेख अलग है, जूनागढ़ या गिरनार एक अभिलेख है रुद्रदामन का, और भीतरी एवं भीतरी तो अलग है, जूनागढ़ एक और अभिलेख है, वो किसका है? स्कंदगुप्त का है। तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। नेक्स्ट आता है आपका देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख जो है वो किसका है? बंगाल के शासक थे विजयसेन, इनका है। नेक्स्ट आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त को की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से क्या हमें प्रमाण मिलता है? कि वो संगीत प्रेमी था। अरिकामेडु, अरिकामेडु मतलब पांडिचेरी के निकट पर स्थान है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला है? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकामेडु से। सबसे पहले भारत के संबंध किससे थे? वर्मा, वर्मा यानी कि इसको क्या कहा जाता था? स्वर्णभूमि, स्वर्णभूमि, और वर्तमान में क्या है? म्यांमार है, हम जानते ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मलाया, मलाया ये क्या है? स्वर्णद्वीप, याद रख लीजिए, इनको मैच कराने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो स्वर्णभूमि आधुनिक म्यांमार, मलाया क्या है? स्वर्णद्वीप है। कंबोडिया यानी कि कंबोज, और जावा यानी कि यवद्वीप, ये स्थापित हुए थे। इनके साथ संबंध भारत ने सबसे पहले स्थापित किए थे। अब चलिए हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको मैं इम्पॉर्टेंट लूसेंट की पॉइंट्स जो हैं वो बताती रहूं, आपका टाइम बच सके, जल्दी से जल्दी आप लूसेंट पढ़ सके, ख़त्म कर लें अपनी और रिवाइज कर सके। तो चलिए थैंक यू। हमने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा। इसके अलावा हमने पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी के बारे में लिखा, जिसमें हमने बहुत सारे अभिलेखों के बारे में देखा और कौन से अभिलेख से किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से वो भाग होंगे? प्रागितिहास, प्रागितिहास या फिर इसको कहते हैं प्राक इतिहास। नेक्स्ट यानी कि प्री हिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है? आद्य इतिहास, आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा है इतिहास, वो क्या है? हिस्ट्री। ये 3 भाग हैं जिसमें इतिहास को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें घटनाओं का लिखित विवरण उद्धृत नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें खुदाई से मिले या कुछ और चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, निर्माण या फिर शैल चित्र वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनसे हमें प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद जो उपलब्ध लेख हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज को अभी तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है इतिहास। इतिहास क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध हो, जिन्हें हम पढ़ सकें, जिनके बारे में हम जानकारी ले सकें, वो इतिहास हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस, इनका प्रवेश जो है वो धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि नाम और तिथियां। जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, उनके नाम और टाइमिंग क्या है वो देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हम पुरापाषाण काल की। जो पुरापाषाण काल है वो टाइमिंग क्या है उसकी? 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है।
इस काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। जो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है वो इसी काल के दौरान हुई है। किस काल में हुई है? पुरापाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट आपका आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बारे में देखते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट चीज़, पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं मध्यपाषाण काल में, ठीक है। और उसी को क्या कहता है? जिस काल में मिलेंगे उसी को मध्यपाषाण काल कहते हैं। इस काल की टाइमिंग क्या है? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है इसे। इस काल के पाषाण जो है वो औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। पत्थर के ही होंगे औजार, पर वो क्या थे? बहुत छोटे थे। इसीलिए इन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहा जाता था या फिर लघु पाषाण कहा गया है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिये और आरी जैसे औजार मिलते हैं। किस काल में मिलते हैं ये? मध्यपाषाण काल में मिलते हैं। अब तीसरा आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। ये हो गई इन तीनों की टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो किस किस की टाइमिंग हमने देखी? पुरापाषाण काल मतलब 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक का है। सबसे ज़्यादा टाइम स्पैन इसी का है। फिर है मध्यपाषाण काल, 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का है। फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइमिंग 10,000 वर्ष से पहले तक का है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पाषाण या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? शिकार। शिकार जो है वो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। तो जीविका का साधन वो भी शिकार था पुरापाषाण काल में, और मनोरंजन का साधन भी वो भी शिकार ही था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आग का आविष्कार जो है वो कब हुआ है? पुरापाषाण काल में। और पहिए का कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। तो आग पहले आई और पहिया बाद में आया है। पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन सा? कुरनूल गुफा। इसमें क्या है? राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब देखने को हमें मिलती है? नवपाषाण काल में मिलती है। और उसने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया था। अगर हम बात करें कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया है तो वो धातु है मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई तांबा। और उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो औजार था वो क्या था? कुल्हाड़ी था। और ये मिला कहाँ से है हमें? अतिरापक्कम से मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं। अगर हम बात करें मध्यपाषाण काल की तो हमने देखा 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक का है। अगर हम देखें बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब शुरू हुआ, जैसे कि हमने देखा कि स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से है, ठीक है। तो अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो 12,000 वर्ष पहले से है। नवपाषाण काल का आरंभ हमने देखा ही है, 10,000 वर्ष पहले से है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ है? 8,000 वर्ष पहले हुआ है। कृषि का आविष्कार जो है वो कब हुआ है? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। किस काल में? 8,000 वर्ष पूर्व का है। तो उस टाइम कौन सा काल शुरू हो चुका होगा? नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल की टाइमिंग क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व है। तो नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। और नवपाषाण काल में दूसरा किस चीज़ का आविष्कार हुआ है? पहिए का आविष्कार। अगर आग के आविष्कार की बात करें तो वो पुरापाषाण काल में हुई है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है, जो कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे पर है। तो मेहरगढ़ किस नदी के किनारे पर है? बोलन नदी के किनारे पर है। और है कहाँ? बलूचिस्तान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं थी। और गेहूं ही क्या है? पहली फसल मानी जाती है। और इसके अलावा जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन सा था? चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है हमें? मेहरगढ़ से मिलता है। और कोलडीवा से क्या है? कोलडीवा है कहाँ? पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश से है।
और इसका संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में, कहाँ पर? मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है किसके? पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए हैं? स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो अगर हम बात करें कि भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज जो है वो कहाँ हुई है? पल्लावरम में हुई है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी हमें कब मिलती है? सबसे पहले 1867 में हुई, जब किसने बताया? C.L. कार्लाइल ने। किसके बारे में? विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे, तब हमें पता चला मध्य पाषाण काल के बारे में। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। तो मानव अस्थि पंजर हमें कब से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है वो ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। भारत की बात करें तो नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? ईसा पूर्व 4000 वर्ष के लगभग माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। मतलब मानव जैसा कपि कौन सा है? भारत में पाया जाने वाला एकमात्र श्वेतभ्रू गिब्बन है जो असम में मिलता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध किससे है? इनाम गांव का जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से क्या मिले हैं हमें? शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज हुई और ये करी किसने थी? आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी। तो भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की? आर्किबोल्ड कार्लाइल ने कब की? 1867 टू 68 में की थी। अब हम देखते हैं भीमबेटका के बारे में। जो भीमबेटका है वो है क्या एक्चुअल में? ये गुफा जो है वो पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, भीमबेटका की गुफा। और ये क्यों फेमस है? ये शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए फेमस है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है और ये चित्र जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन में है और इसकी खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। डेट नॉट सो इम्पॉर्टेंट है तो उसको भूल जाइए, नाम याद रखिए, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और इसके बाद जुलाई 2003 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है वो कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। मनुष्यों के सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? नर्मदा घाटी में मिलते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे कौन? रिजले। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय आधार पर जो विभेदीकरण था वो किसने किया था? सबसे पहले रिजले ने किया था। तो आज के लिए बस यहीं रुकते हैं। थैंक यू और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं भी आपको करवाती रहूँ ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।